भूमिका दे दूं आपको। चलिए शुरू करने के पहले मैं थोड़ा भूमिका दे दूं आपको। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को स्थायी रूप में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा कब प्रदान की? सोलह सौ तेरह में। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार कब दिया? 1650 में। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली बार। ओके अभिषेक, दैट्स गुड। अंग्रेजों ने किस तरह से बंगाल में अपना व्यापार विकसित किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये भारत है तो इंग्लैंड यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐसा ही उसका मानचित्र। इंग्लैंड में नई नई मशीनी क्रांति हुई, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से संसाधन संपन्न इंग्लैंड नहीं। तो यहाँ से इनको एक ऐसे जगह की तलाश थी जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में हो। अफ्रीका, एशिया में भारत और चाइना और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहें हैं जहाँ पे संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में। तो उपनिवेशवाद के फलस्वरूप, औद्योगिक विकास के फलस्वरूप इनको कुछ चीजों की आवश्यकता थी, जैसे बाजार, सस्ता मजदूर, कच्चा माल, पूंजी, इन सबों की बहुत आवश्यकता है। 17वीं शताब्दी के पहले स्थिति उल्टी थी। 17वीं शताब्दी के पहले मशीन एक ऐसी चीज आ गई, विज्ञान एक ऐसा चीज आ गया जो भारत में उस समय प्रचुर मात्रा में नहीं था। 17वीं शताब्दी के पहले 17वीं शताब्दी के पहले भारत में आयात कम था और पूरी दुनिया, खासकर यूरोप को भारत से निर्यात बहुत था। यानी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था और भारत की अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही थी। मशीन की खोज होने के बाद ये स्थिति बदल गई। एक और चीज भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी, वो है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि हथकरघा उद्योग था, कुटीर उद्योग था, तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, परिवार में सदस्य होंगे, उतना ही ज्यादा भारत का इनकम होगा, उतना ही ज्यादा उस परिवार का इनकम होगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन मशीन ने इस गणित को अलग कर दिया, झुठला दिया, और मशीन ने यातायात के संसाधन भी विकसित कर दिए, तो दूरी की संभावना भी कम हो गई। और ये चार चीजें बहुत ज्यादा आवश्यकता बन गई, खासकर ब्रिटेन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में पहले तो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया, और मैंने पहले बता ही चुका हूँ, प्लासी और बक्सर के लड़ाई के माध्यम से। धीरे 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 बाकी राज्यों को ये अपने आधिपत्य में ले आए और पूरे के पूरे देश को बदल दिया इनकी जरूरतें पूरे करने वाले उपक्रम के रूप में। इनको जो फसल चाहिए, नील, कपास, चाय, जो भी फसल चाहिए, कैश क्रॉप्स, किसानों को मजबूर किया कि वो कैश क्रॉप्स उगाएंगे तो उनको लगान कम देना पड़ेगा, और अगर वो कन्वेंशनल क्रॉप्स उगाएंगे, चावल, दाल, गेहूं, तो उनको लगान ज्यादा देना पड़ेगा। अब किसान अपने जरूरत भर का खाद्यान्न उगाते थे, बाकी वो कैश क्रॉप्स उगाने लगे। ये सारा का सारा कैश क्रॉप्स ये लगान के रूप में लेते थे, क्योंकि ये भारत पे शासन कर रहे हैं, इसलिए इनका इन फसलों पर अधिकार है। और इसको जहाजों में भरते थे, जैसे कपास भर लिया जहाज में, और इनको मैनचेस्टर ले जाते थे। मैनचेस्टर में इनकी कपड़ा बनाने की उद्योग, वस्त्र उद्योग था, वहां पर ये कपड़े बनाते थे और फिर उन्हीं कपड़ों को जहाज में भर करके भारत लाते थे। यही शर्ट अगर भारत में बनेगा तो कुटीर उद्योग से बनेगा, हाथ से चलाने वाली मशीन से बनेगा, और इसका मूल्य होगा 100 रुपए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। लेकिन यही शर्ट अगर मैनचेस्टर में बनेगा, मशीन से बनेगा, और इसमें जो लागत है वो शून्य है,
लगान के रूप में यहाँ से कच्चा माल उठा लिया गया, यहाँ से बधुआ मजदूर ले गए, इनका अपना खर्च कुछ नहीं है, नॉमिनल है। और जब मैनचेस्टर से बन के आएगा तो इसी शर्ट का मूल्य होगा 20 रुपए, जिसमें 10 रुपए मात्र इनका लागत लगा है अपना, अंग्रेजों का। और ये 50 रुपए में भारतीय बाजारों में पट गया, विदेशी वस्त्र 50 रुपए में भारतीय बाजारों में पट गए। तो आम जनता जो खुद पहले से ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही है, वो 100 रुपए का शर्ट क्यों लेगी और 50 रुपए का शर्ट क्यों नहीं लेगी? इस तरह से विदेशी वस्तुओं ने, उदाहरण दिया मैंने शर्ट का, इस तरह से जीवन के हर एक आयाम में विदेशी वस्तुओं ने भारतीय वस्तुओं को मार्केट से बाहर कर दिया और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। कुटीर उद्योग सिर्फ कुटीर उद्योग नहीं थे, भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विशेषता थी। पीढ़ी दर पीढ़ी से, सैकड़ों पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों से ये एक एक घरों की शान थे, उनकी पहचान थी। कांजीवरम की साड़ियाँ, लखनऊ का चिकन, बंगाल का मलमल, इस तरह से हर एक स्थान की एक अलग अलग विशेषता थी, ये बर्बाद। इसी को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विदेशी घुसपैठिए ने, हाँ कश्मीरी शॉल, विदेशी घुसपैठिए ने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। अब जब कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसी कार्य में लगे हुए थे, बूढ़े बच्चे, जवान, औरतें, महिलाएं, इनको वो कुछ नहीं आता था। और इन्होंने ये दिन देखा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा बड़े तरीके से। इनको यही नहीं समझ में आता था कि धंधा हमारा बंद कैसे हो गया। इस तरह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनका जो स्किल था वो किसी काम का नहीं रह गया, उनका सामान बाजार में बिकता ही नहीं था, उनका स्किल बर्बाद, वो गरीब, घर में भूखमरी की नौबत। तो ये जो आप किताबों में पढ़ते हैं अकाल पड़ गया, अकाल दो तरफा पड़ा, अकाल एक तरफा नहीं पड़ा है। पहले तो खाद्यान्न उपजा नहीं रहे हैं, दूसरे लगान ले रहे हैं, तीसरे इनके उद्योगों को बर्बाद कर दिए। और ये जो कैश क्रॉप था, अफीम, नील, कपास, चाय, ये क्या करते हैं, ये जल का इतना दोहन करते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन का इतना दोहन करते हैं कि मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। एक बार आप क्रॉप उगाओगे, कपास उगाओगे, तो 3-4 साल तक उसको बंजर छोड़ना पड़ेगा मिट्टी को, ताकि वो रीस्टोर कर सके अपनी फर्टिलिटी को। तो जमीन भी बर्बाद, उद्योग भी बर्बाद, परिवार का परिवार बर्बाद, गांव का गांव बर्बाद। और इन सभी बर्बादियों को एक शब्द में कहा गया, क्या कहा गया? अकाल। लाखों करोड़ों लोग भूखों मर गए। दुनिया को यह समझ में नहीं आता था कि भारत जैसे समृद्ध देश में अकाल कैसे पड़ने लगा। हर मौसम का आनंद है, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात, बारिश में इतनी बारिश होती है, प्रोडक्शन होता है। मुगल काल में भी अकाल पड़ता था, तो चलो सूखा पड़ गया बाय द वे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी अकाल पड़ता, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी अकाल पड़ता, बाय द वे सूखा पड़ गया। प्राकृतिक आपदा थी, वो 100 साल, 200 साल, 300 साल में, 400 साल में एक बार आ जाती थी। यहाँ अकेले बंगाल में 50 लाख से ज्यादा लोग भोजन के अभाव में मरे। और बंगाल विश्व का सबसे ज्यादा उपज देने वाला आज भी जमीन है। सबसे पहले इस पर रिसर्च किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में रहते थे, पढ़े लिखे फारसी थे, और उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह का डेटा संसद भवन से निकलवाया। इंडिया की जीडीपी क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, सारा डेटा निकलवाया, क्योंकि वो मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे इंग्लैंड में। और उन्होंने देखा कि भारत से सिर्फ जा ही जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। लगान के रूप में सारा का सारा यहाँ का प्रोडक्शन चला जा रहा है इंग्लैंड। फिर वस्तु जो ये बेरोजगार हो गए थे कुटीर उद्योग वाले, ये बधुआ मजदूर बन के चले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान को हर हालत में जिंदा तो रहना है। तो ये बधुआ मजदूर बन गया, क्योंकि खेती भी नहीं कर सकते थे, और खेती करते भी तो खेती में कोई लाभ नहीं था, क्योंकि फिर ये एक तरह से गुलामी थी अंग्रेजों की। तो ये डायरेक्ट ही गुलाम बन गए कि चलो गुलाम, परिवार के परिवार बेघर हो गए, ये भी इंग्लैंड चले गए बधुआ मजदूर बन के। और जो वहां से सामान बन के आ रहा है, भारतीय बाजारों में बिक रहा है, और उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट भी बाहर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। ड्रेन का मतलब होता है सुखाना, खींच लेना। भारत को सुखा दिया गया, सारा का सारा धन 200-300 साल के अंदर वो सब का सब यूरोप चला गया। इसी को इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा है। हाँ गिरमिटिया, हाँ तैल चित्र इसीलिए लगा है कि पहली बार इस व्यक्ति ने मूल मुद्दे को पकड़ा कि भारत में अकाल क्यों पड़ने लगे अचानक से, मूल मुद्दा क्या है। अच्छा, इधर ये सब अकाल आयोग भी बना देते थे, स्टैची की अध्यक्षता में, मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी निर्माण करते थे। 1 लाख रुपया नियुक्त कर देते थे कि हम अकाल के बारे में बहुत चिंतित हैं, अकाल संहिता बना रहे हैं और भारतीयों की जान की रक्षा करेंगे, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं दिन रात। 100 करोड़ रुपया यहां से ले गए और 1 लाख रुपया छोड़ गए अकाल आयोग बना करके। पाखंड की पराकाष्ठा थी, पाखंड की पराकाष्ठा थी। इसके पहले जो भारत के गांव हुआ करते थे वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। भारत के गांव की एक सनातन सांस्कृतिक और सहज व्यवस्था थी कि अपने
जरूरत की चीजें भारत का हर एक गांव एक इकाई के रूप में जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता था, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता था। गांव में इनके जाति के नाम के व्यवसाय थे। चर्मकार चमड़े की आपूर्ति कर देता था, तेली तेल की आपूर्ति कर देता था, लोहार लोहे की आपूर्ति कर देता था, सुनार सोने की आपूर्ति कर देता था। गांव में जो मंदिर होते थे वो सामूहिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, शादी विवाह मुंडन संस्कार। यानी गांव अगर समुद्र तटीय नहीं है तो केवल नमक और धातु, इन चीजों के अतिरिक्त भारत के गांव बाहर की तरफ झांकते ही नहीं थे। धातुओं में सिर्फ लोहा, ज्यादा धातु क्या करेंगे, लोहा। मात्र वो नमक लेने बाहर जाते थे और धातु लेने बाहर जाते थे। गांव की एक बड़ी संतृप्त व्यवस्था थी, सैचुरेटेड सिस्टम। उनको जरूरत नहीं थी, बड़े खुशहाल गांव है। भारत के हर एक गांव में मंदिरों में इतनी संपदा मिली है, इतनी संपदा मिली, और सारा संपदा संस्थागत रूप से बहुत ही प्रॉपरली चेन बना करके इसको इंग्लैंड ले जाएगा, यूरोप ले जाएगा। ये संपदा कहाँ से आई? और संतृप्त व्यवस्था थी। संतृप्त व्यवस्था का मतलब यह है कि जब आपाधापी जीवन में नहीं होती है तो कला और संस्कृति और धर्म का विकास होता है। जीवन में जब एक सुकून होता है तो काव्य का विकास होता है, एक निश्चिंतता होती है तो दर्शन का विकास होता है, एक शांति होती है, मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप की तो अलग बात है, भौतिक रूप से अगर मन स्थिर रहता है तो बहुआयामी विकास होता है, वो भी गांव के स्तर पर विकास हुआ है। भारत में गांव के स्तर पर विकास हुआ है। गांव गांव ज्योतिर्पुंज की तरह काम किए थे। एक ग्रामीण संस्कृति का बड़ा ही अनुपम और सुंदर उदाहरण है। इस ग्रामीण व्यवस्था को अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके तोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि भारतीयों में जो शक्ति है वो गांव में। षड्यंत्र करके तोड़ा। भारत को 1600 से लेकर के 1857, मतलब इतने साल लग गए पहली बार ना करने में। 250 साल लग गए, क्योंकि भारतीयों को ना अतिथि देवो भव की शिक्षा थी। उनको पता नहीं था कि भुक्खड़ नंगड़ हमको विभिन्न स्तरों पर पद दलित कर सकते हैं। भारत का तो पोषण ही हुआ था इस देशना में कि सभी के अंदर परमात्मा है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुम्बकम। बच्चा बच्चे की परवरिश आज भी होती है इसी भावना में। लेकिन इस विराट षड्यंत्र को समझने में इतना टाइम लगता है। इस तरह से 1947 तक भारत की ये स्थिति थी कि किसी तरह से बामुश्किल जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा था। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे मरीज होता है किसी व्यापक बीमारी से ग्रसित और कांपते हुए खड़ा होता है, तो भारत खड़ा खड़ा होकर के कांप रहा था, और ये भारत फिर से स्टैंड कर रहा है अपने पैरों पर। और आज स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। 2021 में भारत इस स्थिति में है कि विश्व की प्रमुख शक्तियों में से एक। ये जो डेवलपमेंट हुआ है तमाम एट्रोसिटीज के बावजूद, ये काबिल तारीफ। और आने वाले 50 सालों में भारत की वो स्थिति होने वाली है कि मुझे लगता है कि विश्व की महानतम शक्ति भारत बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए यह कार्य हो रहा है। बहुत सारी विद्रूपताएं हैं, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, राजनीति है, भ्रष्टाचार है, पाखंड है, ये है वो है। फिर भी चंद अच्छे लोग अपनी अच्छाई के बल पे अच्छी चीजें दे रहे हैं। भारत एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, श्रीनिवासन भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना जीवन देना जानते हैं लेकिन समझौता करना नहीं जानते। उन्हीं के बल पे ये देश ऊपर उठा है। खैर, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था ये समझ में आ गया, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर भारत को पददलित करने में सक्षम हुआ। हाँ, मंगलयान का एपिसोड में जानता हूँ। तो इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्रमशः कैसे पॉलिसी के लेवल पर अंग्रेज अचीव करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। 2 खंडों में है, द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें हम इन 7 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, जो कि आरती गुप्ता ने दिया है, रजनी पामदत्त। भू राजस्व व्यवस्था, जो आप जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों का विनाश। इसके विनाश में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी हैं, बहुत सारी परंपराएं भी हैं। कृषि का वाणिज्यकरण, थोड़ा सा मैंने बताया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत, दरिद्रता और अकाल, और ब्रिटिश काल में आर्थिक विकास। इस पूरे चैप्टर को इन 7 भागों में बांटा गया है, और क्रमशः इन 7 भागों को हम पढ़ेंगे। बीच बीच में प्रश्न भी हैं, उनको भी टैकल करेंगे ताकि समझदारी हमारी पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए। सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेश का मतलब होता है मोहल्ला, कॉलोनी। एक सामान्य कॉलोनी होती है जहां पे हम रहते हैं। आप सभी किसी न किसी मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में रहते होंगे।
लेकिन व्यापारियों की जब कॉलोनी बनती है तो व्यापार और प्रॉफिट के लिए बनती है, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो हर जगह जहां पे जाते हैं अपनी एक व्यापारिक संरचना का निर्माण करते हैं। व्यापारी होते हैं, व्यापारिक संरचना का मतलब उनका गोदाम होगा, उनकी फैक्ट्री होगी, उनके सर्वेंट क्वार्टर्स होंगे, उनका मुख्य बिल्डिंग होगी जहाँ पे लेन देन इत्यादि होता है, पैसे रखने के लिए बैंक होगी, बैंकिंग की पूरी प्रणाली होगी, पैसे के आदान प्रदान और लाभ निकालने की पूरी मशीनरी होगी। फोर्ट विलियम, जेम्स पैलेस, ये मद्रास में कौन सा था, ये सब जो प्रारंभिक मोहल्ले इन्होंने बसाए इन्हें कहते हैं कॉलोनी। ये कॉलोनी का सिस्टम पूरी दुनिया में बसाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं अपना बुरिया बिस्तर लेकर के और वहां शोषण के लिए इस तरह की व्यापारिक कॉलोनी बसाते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बार बार जो रिपीट होता रहता है हर जगह, ये पूरा का पूरा इनका एस्टेब्लिशमेंट, इसे कहते हैं क्लोनियलिज्म। क्लोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का एक विशिष्ट चरित्र होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है वहां से धन कमाना, वहां से पैसा कमाना व्यापार के माध्यम से। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल थ्योरी में दिया है, पूरा का पूरा इसका चरित्र बताया है। ये जाएंगे, पहले तो क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा, तो इनको ये सब चीजें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जमीन चाहिए, मजदूर चाहिए, बाजार चाहिए, ये सब चाहिए। तो कहीं जाएंगे व्यापार करने, तो वहां पे अपना बुरिया बिस्तर लेके व्यापार बसाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे, वहां पे व्यापार करना शुरू करेंगे। लेकिन गिद्ध दृष्टि रखे रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट किसमें हो रहा है। धीरे 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 ये वहां के राजनीतिक कमजोरियों को इंगित करेंगे कि राजनीतिक कमजोरी क्या क्या है, कहाँ कहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, तो षड्यंत्र करेंगे। जैसे बंगाल में हुआ, षड्यंत्र करके वहां पे राजनीतिक अधिकार कर लेंगे। तो एक जगह पे अधिकार कर लेंगे जहां पे वो व्यापार करते रहते थे, वहां पे अधिकार करने के बाद फिर वहां से इंपीरियलिज्म की तरफ बनेंगे। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि अगर हमने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो हमको बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो वो दिन देखो जब हम पूरे भारत पर अधिकार करेंगे, इतना मजा आएगा। आहा, तो अब साम्राज्यवादी विस्तार करो, क्या करो, फूट डालो, शासन करो, इस तरह की चीजें करो, अमानवीय स्तर तक बढ़ जाओ और अपने पांव पसारो, जैसे चुड़ैल रात को अपने पांव पसार, ऐसे क्रीपी स्टिंग्स। तो ये साम्राज्य विस्तार, एन केन प्रकारेण साम्राज्य अपना बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, अवध को रोहिलखंड से लड़ाएंगे, रोहिलखंड को मराठों से लड़ाएंगे, तो मराठों से संधि कर लेंगे, तो मैसूर में धावा बोलेंगे, तो मैसूर से त्रावणकोर को लड़ा देंगे, तो त्रावणकोर से निजाम को लड़ा देंगे, तो निजाम से कहेंगे हमारे दोस्त हैं, तो रातों रात फिर अवध के दोस्त बन जाएंगे। ये सारा षड्यंत्र करेंगे, इनका उद्देश्य है सबको कब्जा कर लेना। अब सबको कब्जा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनका विकास चाहते, मनुष्यता को उबारना चाहते हैं, तारना चाहते हैं, नहीं, वो अपनी झोली भरना चाहते हैं। तो पूरे देश को धीरे 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 अपने लपेटे में ले लेंगे, इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के बाद दूसरा चरण आता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी यही काम करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का भी यही था ना साम्राज्यवादी नीति, लेकिन वो डायरेक्ट था। ये इनका षड्यंत्र उद्यंत्र सब कुछ इसमें। हिमाचल में वही तो समझा रहा हूँ, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में इतना क्लियर डिफरेंस तो बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये उसका अगला चरण है। दूसरा, दोनों का उद्देश्य समान है, दोनों के चरित्र अलग है, दोनों की व्यवस्था अलग है। वाणिज्यिकरण वही व्यापार हुआ ना, व्यापार में तो सब कुछ आ गया, वाणिज्यिकरण भी आ गया। इंपीरियलिज्म जब इनका फैल जाता है तो वहां की जो आम जनता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा है सर्वहारा, सर्वहारा संस्कृत से लिया है उसने, सर्वहारा शब्द, संस्कृत और जर्मन दोनों बड़े ही मिलते जुलते शब्द हैं। सर्वहारा यानी जिसका सब कुछ हर लिया गया, कुछ बचा ही नहीं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि तीसरी स्थिति आती है, सर्वहारा वर्ग एकजुट होता है और क्रांति करता है। इसके खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, इसे कहते हैं साम्यवादी क्रांति। और क्रांति करके फिर एक समाज, समता मूलक समाज की स्थापना होती है और कम्युनिज्म आता है, जहाँ पे सभी लोग बराबर बराबर होते हैं, समान समान होते हैं। तो ये पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन करके उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, दास कैपिटल एंड फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें पूरा का पूरा उन्होंने नक्शा दिया है और सारे विश्व में थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ यही घटना घटी है, चाहे वो चाइना में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे जहाँ भी हो, यही घटना घटी। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, रिवॉल्यूशन, कम्युनिज्म। रिवॉल्यूशन के चरित्र अलग अलग रहे होंगे, कम्युनिज्म की जगह कहीं पे डेमोक्रेसी आई है, कहीं पे ऑटोक्रेसी आई है, लेकिन ये सब ट्रैक यही है। रजनी पामदत्त और कार्ल मार्क्स खुद ने कॉलोनियलिज्म का डिटेल में स्टडी किया और कहा कि कॉलोनियलिज्म के ये जो उपनिवेशवाद है, इसके 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों के बारे में बड़ी ही वैज्ञानिक व्याख्या की है आरपी दत्त ने। कौन सी किताब लिखी है? इंडिया टुडे, आज का भारत। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को रजनी पामदत्त 3 भागों में बांटते हैं। यह है रजनी पामदत्त। वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, इनका टाइम पीरियड है।
रिवॉल्यूशन अधिकतर मिडिल क्लास ही नहीं करता है, उसमें गरीब आदमी भी शामिल है। मिडिल क्लास एक संक्रमण की स्थिति में है, ना वो गरीब हुआ है ना वो अमीर हुआ है। अमीर होने के सपने देखता है, गरीबी से बचने की चेष्टा करता है। तो वो सर्वाधिक वोलेटाइल स्पीसीज है वो, यानी फिसलेगा तो गर्त में गिर जाएगा, कोशिश करेगा तो शिखर पे चढ़ जाएगा। लेकिन वहां पे वो रिलैक्स नहीं बैठ सकता है, आगे भी बढ़ना चाहता है, पीछे से भी बचना चाहता है, इसलिए रिवॉल्यूशन वो करता है। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों साम्राज्यवादी शोषण के कारण पैदा हुए। वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या है? रजनी पामदत्त कहते हैं कि जब बंगाल पर इनका अधिकार हो गया अंग्रेजों का प्लासी की लड़ाई के बाद, तो लूट का एक विशेष युग शुरू हुआ, लूटने का। आप लोग जानते हैं मीर जाफर मीर कासिम को इन्होंने खुला हुआ बटुआ समझ रखा था, और ये लूट का 1757 से लेकर के 1813 तक ये चलता रहा। तो इसके तीन उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? जो भी व्यापार है उन पर कब्जा, और जो भी इनके प्रतिद्वंदी हैं उनको समाप्त करना। प्रतिद्वंदी कौन थे? अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी कौन थे? और सस्ता खरीदना, महंगा बेचना, तभी तो फायदा होगा। अब ये तीनों काम कैसे हो पाएगा? जब उस पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो। ये जो पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद है ना, पर्सिवल स्पीयर ने इसको कहा है खुली और बेशर्म लूट। ये जो पहला चरण है, इसने भारतीय शिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया, और यही कैश क्रॉप्स की शुरुआत होती है। अब ये माल कितने समय में, कितनी मात्रा में, किस कीमत पर तैयार किया जाए, इसे भी कंपनी के द्वारा ही तय किया जाता था। तो 50 सालों में, पहले 50 सालों में भारतीय हस्तकला उद्योग का पूर्ण विनाश हो गया, और देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो। ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का स्वरूप है। इसके बाद दूसरा आता है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद शुरू होता है भारत में नहीं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में नया उद्योगपति वर्ग पैदा हुआ है, भारत को लूट लूट करके अमीर बना है और बड़ी बड़ी उद्योगें लगाया है। अभी तक भारत में जो लूट खसोट कर रहे थे वो उद्योगपति नहीं थे, वो थे व्यापारी। लेकिन इंग्लैंड का जो उद्योगपति है उसकी जरूरतें व्यापारियों से अलग है। उद्योगपतियों को भी उपनिवेश चाहिए, लेकिन बाजार के रूप में चाहिए, जहां पे वो उत्पादों को बेच करके मुनाफा कमा सके और कच्चा माल प्राप्त कर सकें, खाने के लिए खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। तो यहां शुरू होता है 1813 में शोषण का दूसरा चरण। इसी चरण को कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। इसमें क्या किया गया कि भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और इसमें भी वही काम किया गया जैसे हस्तशिल्प को बर्बाद किया गया। इसके हस्तशिल्प के जो भी प्रोडक्शन थे इनको पहले विदेशी और फिर भारतीय बाजारों से बाहर कर दिया गया। खासकर भारत के वस्त्र उद्योग का विनाश कर दिया गया। आयात निर्यात कर लगाया गया बहुत ज्यादा, यानी भारत जो सूती कपड़े आते थे उन पर आयात कर होता था 305%, और भारत से जो कपड़े जाते थे उन पर निर्यात कर लगता था 10%। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सारे उद्योग नष्ट हो गए। कपड़ा, बर्तन, कागज, चीनी, लोहा, कांच, ये सारे उद्योग नष्ट। तो जब उद्योग ही नष्ट हो गए तो भारत एकमात्र कच्चा माल उत्पादित करने वाला देश बनकर के रह गया। खाद्यान्नों का भी निर्यात शुरू हो गया। यहाँ पे सिर्फ कैश क्रॉप्स नहीं, चावल, गेहूं, आटा, दाल, सरसों, इनका भी निर्यात पूरी दुनिया में होने लगा, और देश में ही अनाज की कमी होने लगी। यहां पर थोड़ा सा चूंकि अपने शोषण में और गति आए, जैसे तैयार माल को देश के भीतरी भागों तक पहुंचाना, वहां से कच्चे माल को, खाद्यान्नों को फटाफट बंदरगाह तक ले जाना। इसके लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने सड़कें भी बनवाई, रेलवे का विकास किया। अंग्रेजी पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता भी थी ये सब काम करने के लिए, तो एक नई शिक्षा व्यवस्था भी लाने का प्रयास किया। तो ये तो कर रहे थे अपने हित के लिए, अपने व्यापारिक हित के लिए, लेकिन इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है।
कर्मचारी पढ़ लिख गए तो वो सिर्फ सिर्फ अंग्रेजों की ही भाषा नहीं समझते थे, अंग्रेजों के शोषण की भाषा भी समझने लगे। रेलवे चलने लगा तो क्रांतिकारी भी उससे यात्रा करने लगे, सिर्फ व्यापारी ही यात्रा नहीं करते थे। और इससे भारत में नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई, राष्ट्रवाद की भावना मजबूत। तो ये दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद, समझ में आ गया? गुड। इसके बाद तीसरा आता है वित्तीय पूंजीवाद, स्टेज ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म, 1858 से लेकर के 1947। ये क्या होता है? इसमें ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया। पूंजी निवेश इसका प्रमुख तत्व है। इससे क्या कारण थे? सबसे पहले ब्रिटेन में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, उस धन का वो करें तो क्या करें, उनको ये समझ में नहीं आया। अब धन से धन कमाने की, जैसे किसी का बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो शेयर मार्केट में लगाता है, तो वो धन से धन कमाता है। तो बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश इसलिए शुरू हुआ। दूसरा एक रीजन ये था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे विद्वानों ने जो लोअर क्लास है दुनिया का, उसको जागरूक करना शुरू किया। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डास कैपिटल पब्लिश हो चुके थे, और इन पूंजीपतियों को यह डर था कि कहीं ये हमारे ऊपर अटैक करके हमारी पूंजी को छीन ना लें, कहीं क्रांति न भड़क उठे। प्रॉब्लम ये भी था, विशाल बाजार पर कब्जा करने के महत्व से उद्योगपति परिचित थे भारत में, और भारत में मजदूरी भी सस्ती हो गई थी, सस्ता श्रम उपलब्ध था। तो इसलिए उन्होंने भारत में अपना पूंजी लगाया। रेल, बागान, उद्योग जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सड़क, सिंचाई, कोयला, बैंकिंग, सरकार को कर्ज देना वगैरह वगैरह। और भारत सरकार के कर्ज में बहुत भयंकर वृद्धि हुई, क्योंकि ऋण ज्यादातर ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा दिया गया। तो एक नया सिस्टम चला इनका, गारंटी सिस्टम, गारंटी पद्धति। ये क्या था गारंटी पद्धति? ये कहते थे कि भाई हमने जो पूंजी आपके अंदर लगाई है उसमें हमको तो डेली 10% या एक फिक्स अमाउंट जो भी हो, X% तो हमको लाभ चाहिए हर साल, चाहे जहां से ला के दो। हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता, इतने परसेंट लाभ की गारंटी दोगे तो हम पैसा लगाएंगे, घर बैठे कमाएंगे। यानी 1858 में जब कंपनी शासन का अंत हुआ तो भारत पर 7 करोड़ पाउंड का कर्ज था। उस समय का 7 करोड़, करोड़ बहुत होता है, पाउंड, पाउंड यानी ब्रिटेन की मुद्रा। लेकिन 1939 में यह भारत सरकार के ऊपर 88 करोड़ 42 लाख पाउंड का कर्ज हो गया। समझ गया? अब जैसे भारत में रेलों के निर्माण में भी गारंटी पद्धति लाई गई, कहा कि रेलवे में हम पैसा देंगे लेकिन 5% हमको गारंटी सरकार द्वारा चाहिए, 5% हमको प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये जो इनको सरकार गारंटी देती थी और पैसे देती थी और वो खरबों बेनिफिट देती थी, बेनिफिट कहाँ से आता था? किसानों के ऊपर लगान लगा के आता था। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी में तो 50% तक किसानों की उपज का लिया जाता था, और पैसा वो लगाएं, माल वो ले जाएं, और उन पर जो ब्याज आएगा, उनके पैसे पर जो बेनिफिट लेना है, वो बेनिफिट किसानों से निचोड़ करके उद्योगपतियों को दिया जाएगा। ये था वित्तीय पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद में लूट खसोट किया गया व्यापार के माध्यम से, औद्योगिक पूंजीवाद में लूट खसोट किया गया उद्योगपतियों के माध्यम से, और वित्तीय पूंजीवाद में लूट खसोट किया गया निवेश के माध्यम से। लेकिन तीनों में एक बात सामान्य है कि तीनों लूट खसोट के लिए ही थे, और तीनों में एक बात और सामान्य है, तीनों में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, क्लियर डिमार्केशन नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये तीनों आपस में मौसेरे भाई। तो ये तीनों समझ में आ गया, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। गुड। वाणिज्यिक पूंजीवाद को किसने बंगाल के खुले और बेशर्म लूट का काल कहा? पर्सिवल स्पीयर, के एम पनिक्कर, लुइस बेनेडिक्ट, रजनीकांत। हाँ, तीनों एक ही कंपनी में काम करते।
अभी तो मैंने बताया पर्सिवल एसपीएफ ने कहा। स्लाइड ही नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। अब भारत में जो पूंजी निवेश हुआ उसको संचालित नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था के विकास की आवश्यकता महसूस हुई और 4 प्रकार के बैंकों को भी स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना, पहले निजी बैंक था, बाद में इसको सर्वोच्च बैंक कर दिया गया। और ये कहने का मतलब ये है कि जो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई घपला ना हो जाए, तो बैंक दिखता था। 1921 ईस्वी में एक एक्ट के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। जैसे दो चोर भी आपस में ईमानदार होते हैं ना, तो ये बैंकिंग उसी ईमानदारी को सस्टेन करने के लिए था। कुल मिला जुला के लूट खसोट से इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। अब इस बर्बादी में जो मुख्य विषय है वो है भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अंग्रेजों ने अलग अलग 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को भारत में लागू किया और इसका भी उद्देश्य वही था कि एक सुनिश्चित आय की प्रणाली को निर्मित करना, खेतों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से। कृषि खुद भी अनिश्चित है, उसमें सुनिश्चितता नहीं की जा सकती क्योंकि कृषि बहुत कुछ निर्भर है प्रकृति पर। लेकिन भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसीलिए लागू किया गया, ना कि किसानों का कल्याण करने। यानी स्थिति वही थी कि गाय से दूध डेली 1000 लीटर निकालना ही निकालना है, चाहे गाय जिए या मर जाए, ताकि हम गारंटी दे सकें अपने ऊपर बैठे मालिकों को कि इतना पैसा हम लेंगे ही लेंगे। तो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई भारत में। पहली बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो सबसे उपजाऊ प्रदेश थे, बनारस, कर्नाटक, ये और ये। अभी आगे बता रहे हैं क्या क्या विकसित किया था। अभी विनाश के बारे में बता रहे हैं ना, अभी विकास के बारे में। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसको ऐसे विकास किया गया कि जमींदारों से निश्चित आय सुनिश्चित किया जा सके। भारत के 19% भूमि पर परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से असम, बंबई, मद्रास, इनमें लागू की गई। अब यहाँ निशान जो लगा इसे समझाने के लिए लगा है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग 51% भारत के भूमि पर इन्होंने इस व्यवस्था को थोपा। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब समेत यहाँ पे लागू की। और इसके अंतर्गत 30% भूमि आती थी। इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं का उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना और भारत से कच्चे माल को भेजना, और कुछ नहीं था। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त, इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था किसी और रूप में बंगाल में जब द्वैध शासन शुरू हुआ 1765। ये डेवलप होते होते स्थायी बंदोबस्त तक पहुंचा। तो 1765 में मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान जब नियुक्त किया गया तो इसे कहा गया कि जितना ज़्यादा वसूल कर सको करो, और बिना टेस्ट किए कि इसकी उपज कितनी है, बिना परीक्षण के जमीन को नीलाम कर दिया गया। रजा खां सारा शोषण कर नहीं पाया,
तो रेवेन्यू सुपरवाइजर को नियुक्त किया गया कि आप ये काम करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि 1771 में मुर्शिदाबाद और पटना में रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना की गई और कंट्रोलिंग कमेटी कि भूमि से जितना लगान आ रहा है उसका हिसाब किताब रखा जाए। लेकिन बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार था, कमीशन खोरी अपने चरम पे थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको ठीक करने की कोशिश की और मुर्शिदाबाद से हटा करके खजाना कलकत्ता लाया। और कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया बंदोबस्त शुरू किया जिसे कहते हैं पंचशाला, यानी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा 5 साल के लिए ठेके पर लगान वसूली का ठेका दे दिया जाएगा। लेकिन इससे भी मामला सुलझा नहीं, तो 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त करके सालाना बंदोबस्त शुरू कर दिया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसने सुझाव दिया कि हम ये फुटकर बंदोबस्त हटा करके एक परमानेंट सेटलमेंट कर दें। और इसी समय 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बन के आया और ये भू राजस्व की इस व्यवस्था पर विचार करने के लिए इसने एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया। जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट, ये सब लंबे लंबे मीटिंग्स करते थे, खूब दारू पीते थे, पैसे खाते थे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते थे। अल्टीमेटली कॉर्नवालिस और इन सबों को बढ़िया वाला स्कॉच पिलाया गया, तब जाके कंक्लूजन निकल के आया कि ऐसा करते हैं कि अपने ये सब काम बंद करते हैं और जमींदारों को बंगाल में इस काम पे लगाते हैं। और इस निष्कर्ष के साथ हम देखते हैं कि 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, पहले 10 साल के लिए टेस्ट करने के लिए 1790 में कि क्या ये व्यवस्था सही है। लागू तो 10 साल के लिए की गई, लेकिन 3 साल में ये पास हो गया। तो 22 मार्च 1793 में इसी व्यवस्था को कर दिया गया परमानेंट। इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसको और भी नाम से बुलाते हैं, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, जिसको जो दिल में आता है वही बुलाता है। अब इसमें जमींदारों से कहा कि भाई ऐसा है कि सीधी बात सुनो, हमको इतने % हमको चाहिए हर साल, कहीं से लाओ, और ये बदलेगा नहीं, चाहे बीमार पड़ो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए। जब तक ये जो हमारा % देते रहोगे तब तक जमीन तुम्हारी रहेगी, तुम्हारा अधिकार नहीं छीनेंगे। और % देने तक तुमको हम मानेंगे कि तुम जमीन के मालिक हो, लेकिन जैसे ही % देना बंद कर दोगे तुम्हारी मालकियत को छीन लेंगे। लेकिन कॉर्नवालिस जब ये बात जमींदारों को बता रहा था तो जॉन शोर ने शोर मचाया, कहा कि कितना % X% क्या होता है, क्लियर बताइए कितना % हिसाब है। तब उन्होंने क्लियर किया कि जमींदार जितना भी लगान वसूलेगा उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखे, यानी लगभग 11% अपने पास रखे, और शेष भाग यानी 89% वो दे दे हमको। अगर इसमें से 0.00001% की भी कमी हुई तो हम लगान को छीन लेंगे, लगान के अधिकार को छीन लेंगे। इस तरह से जमींदार को जब तक वो शर्त पूरी करता था बंगाल में भूमि का मालिक मान लिया गया तब तक के लिए, और ये लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। अब इससे सरकार को क्या हुआ, उसको पता चल गया कि हमको 10 लाख करोड़ रुपया उदाहरण के लिए हर साल आना ही आना है, तो हम अब बंदर बांट करेंगे। मतलब एक फैक्ट्री हमारी बन गई जो इतना पैसा देगी ही देगी, चाहे जहां से देगी, हम नहीं से जानते। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो लगान वसूली के लिए इन्होंने रेवेन्यू काउंसिल, रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ये सब लगाए थे, ऐसे हजारों कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों को तनख्वाह देने से मुक्ति मिल गई और इन कर्मचारियों को दूसरे कामों में लगा दिया गया। और जमींदार अंग्रेजों को सलाम सलाम ठोकते रहते थे, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जानते थे जबकि इनकी कृपा बनी रहेगी तब तक हम मौज काटेंगे, जैसे इनकी कृपा खत्म हुई हमारा मौज खत्म। और जमींदारों का हित भी सुरक्षित हो गया, और जमींदार भी सोचने लगे कि भाई अपनी जमींदारी को हमको कायम रखना है तो इसका डेवलपमेंट भी करना होगा। बाद में जमींदारों ने क्या किया कि अपने अंडर में जमींदार रख लिए, उप जमींदार,
और कहते थे देखो भाई, हमको तो स्विट्जरलैंड जाके मौज करना है, कि लगान फगान वसूलना वसूलना, मान लो हमको उनको 2 करोड़ देना है लगान अंग्रेजों को, तो जमींदारों से इन्होंने उसी तरह का बंदोबस्त कर लिया कि तुम हमको 2.5 करोड़ दे दो और हम 2 करोड़ अंग्रेजों को दे देंगे और आधा करोड़ अपने पास रखेंगे, 50 लाख, 50 लाख में छुट्टी मनाएंगे। कभी पेरिस, कभी स्विट्जरलैंड, कभी मलेशिया चले गए, विदेश से मन उठ गया तो केरल चले गए, ट्रावनकोर, चीरा पूंजी जाएंगे, तो बेनिफिट तो हमारा है ही। तो इन्होंने अपने अंडर में उप जमींदार रख लिया। आगे चल करके इन उप जमींदारों ने भी छोटे छोटे जमींदार रख लिए, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग जमींदार। जैसे ये जमींदारी का एरिया है तो इसके लिए जमींदार शेर खान, इसके लिए चंपक सिंह, इसके लिए चंदा बाबू, इसके लिए सोहेल खान, इसके लिए नवजोत सिंह, अलग अलग इसने 4-5 जमींदार रखी। तो जमींदारी के अंदर जमींदारी, जमींदारी के अंदर जमींदारी पैदा हुई और एक नई भूमि व्यवस्था पैदा हो गई जिसे कहते हैं पटनी तालुक, पटनी तालुका, तालुकेदार पैदा हो गए। तालुकेदार नाम सुने हो? उनसे सिर्फ ताल्लुक रखने का मतलब था, एक टाइम पे ताल्लुक रख लेते थे, दैट्स इट, बात खत्म, पैसा ले लिया अपने घर जाओ, हमसे कोई लेना देना। भूमिहार भी इसमें शामिल थे। तो ये जो तालुकेदार व्यवस्था थी, इसमें निश्चित किराए पर जमींदारी का कुछ भाग रकमी के रूप में दे दिया जाता था और 1819 में इस व्यवस्था को भी कानूनी मान्यता मिल गई। इसके लिए एक स्पेशल नाम था, आश्रित भूधृति व्यवस्था, यानी पटनी तालुको। ये व्यवस्था थी। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में राजभक्त मिल गए जमींदारों के रूप में और इस वर्ग ने सरकार का बार बार हर बार सहयोग किया, लेकिन इस व्यवस्था से किसानों का दुख और बढ़ गया। किसानों का सरकार से कोई संपर्क नहीं, जमींदार जैसे चाहता था शोषण करता था, जरूरत पड़ता था तो हत्या कर देता था। अंग्रेजों ने सूर्यास्त का कानूनी नियम बना रखा था कि सूर्यास्त से पहले हमको उतना पैसा मिल जाना चाहिए जितना हमने कहा है, और निश्चित दिन के सूर्यास्त अगर जमा नहीं किए तो जाके जब्त। ऐसा 2-4 इंसिडेंट हुआ भी तो डर गए जमींदार। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट मत देते हैं। जैसे आरसी दत्त क्या कहते हैं कि अलग अलग एरियाज हैं, रैतवाड़ी, महालवाड़ी, परमानेंट, ये कार्नवालिस। आरसी दत्त कहते हैं कि यदि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतया राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था तो ये उद्देश्य सफल हुआ। टी रॉबर्ट्स कहते हैं कि स्थायी भूमि व्यवस्था में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की, लेकिन प्रांत को समृद्धिशाली बनाने में सहायता प्राप्त हुई, गलत बात है। ये तो अंग्रेज बता पाएंगे। आरसी दत्त कहते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस का 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल था। बेवरिज कहता है कि यह भयानक भूल और अन्याय पर आधारित योजना थी जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ जबकि किसानों के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। इन चारों कथनों में सिर्फ बेवरिज की बात सही लग रही है, बाकी सब बात झूठ। तो मुझे अंग्रेजों से तुलना कर रही हो, मूर्ख औरत। इसमें गोरेपन में काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कार्वर लिखते हैं कि इस व्यवस्था में एब्सेंट लैंडलॉर्ड का एक ऐसा वर्ग निर्मित किया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए युद्धकाल महामारी जैसा घातक सिद्ध हुआ। रॉबर्ट्स कहता है कि स्थायी बंदोबस्त केवल 10 या 20 वर्षों के लिए लागू होता तो बाद में आने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता था। ये स्टेटमेंट आपको आएंगे। औद्योगिक पूंजीवाद में भूमि व्यवस्था में प्रयोग प्रारंभ किया गया और स्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। भारत का उपयोग कच्चा माल उत्पादक और बाजार के रूप में करने की
योजना बनाई गई। वाह धोनी जी वाह। कमाल कर दिए पांडे जी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। और रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि उसमें तो भूमि का मालिक मान लिया गया था स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को, इसमें मान लिया गया भूमि का मालिक रैयत, रैयत नहीं प्रजा। और इसमें कंडीशन थी वो अस्थायी थी, उसमें स्थायी थी, इसमें परिवर्तनशील थी, उसमें अपरिवर्तनशील थी। तो ये मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। और ये जो टॉमस मुंड्रो की फोटो है ये और कैप्टन रीड इसके जनक। सबसे ज्यादा ये 51% जमीन पर ये लागू की भारत। और पहली बार इसको लागू किया गया 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में कर्नल रीड के द्वारा। बाद में मद्रास का गवर्नर बन गया सूखा चुहारा, तो इसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। बंबई में 1825 में किया। और एल्फिंस्टन और चैपलिन का रिपोर्ट इसका बेसिस था। 1835 के बाद विगनेट ने इसको सुधारा। 3 कठिया प्रथा। चंपारण में किसानों में अंग्रेज बगान मालिकों ने अनुबंध किया था किसानों से कि जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। इसे कहते हैं 3 कठिया। इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह गांधी जी का यहीं पे हुआ था भारत में। एक ददनी प्रथा है। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को एडवांस रूप में धन देते थे कि भाई तुमको क्या प्रोडक्शन करना है, पैसे पहले ही ले लो। एक है कम्युनिटी प्रथा। बिहार और उड़ीसा में जो कृषि दास होते थे, कुर्मी जाति के लोग, मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले में जीवन भर इनके यहाँ नौकरी करते थे। इस पर कुछ फिल्में भी बनी है, मदर इंडिया टाइप्स। दुबला हाली प्रथा सूरत में प्रचलित थी। दुबला हाली भूमिदास अपनी संपत्ति और खुद के संरक्षक अपने मालिकों को ही मानते थे। तो ये टर्मिनोलॉजी से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रैयतवाड़ी से सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और इसका लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को मिला। लेकिन लगान की वसूली बड़ी कठोरता से होने के कारण ये फेल हो गई। किसान महाजनों के चंगुल में फंस गया और बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 51% रैयतवाड़ी के अंतर्गत था। महालवाड़ी 1819 में हार्ट मैकेंजी ने इसको किया, इसका प्रस्ताव। भूमि सर्वेक्षण का सुझाव दिया, ये इसमें यूनिक बात थी। महाल का मतलब होता है गांव का समूह, और गांव के मुखिया लंबरदार को बनाया गया बिचौलिया कि उसी से हम सब तय करेंगे। 1822 में रेगुलेशन 7 के माध्यम से इसको कानूनी रूप दिया गया और भूमि उपज का 80% लेना निश्चित हुआ। बाद में विलियम बेंटिक के समय 1833 में इसको संशोधित करके मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसको 30 वर्ष का अवधि तक जारी रखा और भूमि राजस्व में सरकार का हिस्सा 66% तय किया। बाद में किया, पहले 80% था। इसीलिए मार्टिन बर्ड को भारत में भूमि सुधार व्यवस्था का जनक कहा गया है। तो महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी आगरा, अवध, दक्षिणी पश्चिमी भारत, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब के कुछ भागों में और दक्षिण भारत के कुछ जिलों में लागू हुई। ब्रिटिश भारत की 30% भूमि शामिल थी। और 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय सहारनपुर नियम के अनुसार लगान की राशि फिर से घटा करके 50% कर दी गई। लेकिन ये भी व्यवस्था की गई कि भविष्य में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ है? कौन सा वाला? इंडिया के 30% भूमि स्थायी बंदोबस्त में कितने परसेंट भूमि शामिल थे? 19। रैयतवाड़ी में 51, इसमें 30।
तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 100। ये थोड़ी सिंपल सी बात। तो ये तीनों बंदोबस्त समझ में आ गए। अब आइए कुछ प्रश्न करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है चाय का बागान। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया? नौसेरवान टाटा, शिव नारायण बिरला, जमशेदजी टाटा, कावस जी, नानाजी डावर। ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं शताब्दी में नील औद्योगिकीकरण हुआ। इस मत को किसने पूरी तरह से स्वीकार कर दिया है? थार्चर, डेविड मॉरिस, आर सी दत्त, कोई नहीं। हम्म। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? सार्वजनिक ऋण, रेल और परिवहन, बागान उद्योग, कंपनी और कारखाने। 19वीं सदी में उपनिवेशवाद का तीसरा चरण चल रहा था ना? और तीसरा चरण क्या था उपनिवेशवाद का? सार्वजनिक ऋण सही है। कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नकल फसल का उत्पादन बढ़ा, क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादन का विशिष्टीकरण हुआ, वाणिज्यीकरण की नीति से किसान की माली हालत सुधरी, किसने जमींदार, ऋणदाता, व्यापारी के तंत्र को स्थापित किया? कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बिहार, असम, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश।
असम। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? चाय, कॉफी, नील, सभी। अभी आगे हम बताएंगे क्या था, कौन था, क्यों था। वो तो हम क्वेश्चन पहले करा ले रहे हैं क्योंकि बोलते बोलते मेरे गले में हो रहा दर्द। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कल भी है, कल बताएंगे। आज ये तीसरी क्लास है आपकी, 3 क्लास कॉलेज में, अभी एक क्लास और है 9 बजे। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। पिंकी फर्स्ट, अभिमन्यु सेकंड, रागनी थर्ड, मिली, बबीता, पूजा, प्रिया, राहुल, अंजू और विदुषी। तो उसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 9 बजे। तक के लिए बाय बाय।